ऑन करें सर। ओके प्लीज खामोशी। ओके सर डेबिट और क्रेडिट नोट्स पेज नंबर है जी किधर गया 618। अच्छा जी बस ये थोड़ी सी रीडिंग है, इसको जरा जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमने लॉसेस का सवाल करना है, बिजनेस का सवाल करना है। ओके जरा जल्दी से वो सवाल जल्दी से हो जाएंगे। अच्छा कर लेते हैं सर। 4 सिनेरियोज हैं जो कि हमारी किताब में गिवन है, सेल्स टैक्स एक्ट में गिवन है। बोर्ड पे देखिएगा, रजिस्टर्ड बंदे को सेल करेगा और रजिस्टर्ड बंदा चीजें वापस कर देगा, यानी डॉलन्स ने किया को बेचा, दोनों रजिस्टर्ड है, और किया ने चीजें वापस कर दी। दूसरा सिनेरियो है कि डॉलन्स ने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की और अनरजिस्टर्ड बंदे ने चीजें वापस कर दी। दिस इज द सेकंड सिनेरियो। ओके तीसरा सिनेरियो, एक रजिस्टर्ड बंदे ने चीजें बेची, बाद में उनकी कीमत बढ़ा दी। और चौथा, एक रजिस्टर्ड बंदे ने सेल की और बाद में चीजें कीमत कम कर दी। सॉरी, ये 4 सिनेरियोज हैं जिसका जिक्र यहां पर मौजूद है। अब होता क्या है, कुछ बातें मैं आपके साथ करने लगूं जो यहां पे लिखी नहीं हुई। सर डॉलन्स जब सेल करेगा तो सेल की एंट्री डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट करेगा। ओके और नतीजे में किया एंट्री क्या करेगा, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। मैं इधर ना लिख भी देता हूं, ये देखें, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ऐसे ही है। और बदले में किया एंट्री करेगा परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। ये तो हो गई सेल की एंट्री, लेकिन सर उसके बाद ना चीजें हो जाएंगी रिटर्न। जब चीजें रिटर्न होंगी तो सर किया एंट्री रिवर्स कर देगा। क्या एंट्री करेगा, क्रेडिटर करेगा डेबिट, परचेज रिटर्न, और ये भाई साहब की एंट्री करेंगे, ये सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और डेटर को क्रेडिट करेंगे। सर सवाल यहां पर यह बनता है कि डॉलन्स ने सेल की, डॉलन्स का आउटपुट बढ़ गया, ऐसे ही। किया ने परचेज की, किया का इनपुट बढ़ गया, ऐसे ही हुआ। जब चीजें रिटर्न होंगी तो ऑपोजिट हो जाएगा, किया का इनपुट कम होगा, डॉलन्स का आउटपुट कम होगा। डॉलन्स ये चाहेगा कि मेरा आउटपुट कम हो जाए। क्यों? आउटपुट तो कम करना चाहेगा सर वो। क्यों? क्योंकि आउटपुट कम होगा तो ही सेल्स टैक्स पेबल कम होगा। उसकी तो कोशिश होगी ना कम से कम टैक्स पे करना पड़े। तो ये भाईजान क्या करेंगे, ये भाईजान कोशिश करेंगे कि मेरा टैक्स कम हो जाए। लेकिन ये भाई साहब रिटर्न करने से इनका इनपुट कम होता है ना, इनपुट कम होता है, इनका नुकसान होता है। इनकी कोशिश होगी ना ही करना पड़े, और अगर कोई चीज जेन्युइन रिटर्न हो भी गई है ना, इनकी कोशिश होगी उतना ही नोट, उतनी ही अमाउंट लिखूं, उतनी ही अमाउंट रिटर्न करूं, उतनी ही अमाउंट माइनस करूं जितनी है, एक पैसा भी ज्यादा ना हो। ये चलिए 10 बना 20 200 500 600 800 1000 2000 10 करोड़ के करीब अगर कम हो जाता है ना तो ठीक है, अच्छी बात है। कहता खुदा के बंदे मेरा इनपुट कम हो रहा है, 1 रुपया भी कम ना हो। इसका मतलब है अगर रिटर्न इस बंदे के हवाले कर दी जाए ना तो ये उसकी वैल्यू बिल्कुल ठीक निकालेगा। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट कम हो रहा है और ये चाहेगा कि मेरा इनपुट मैक्सिमम उतना ही कम हो जितना बनता है। ये तो थोड़ी सी जरा 2 नंबरी लगाने की कोशिश करेंगे ना, चलिए यार थोड़ा सा 200 ऊपर कर दे। बात समझ आ रही है? लॉ ने रिटर्न के टाइम पे इसको कहा कि तुमने नोट इशू करना है। कौन सा? डेबिट नोट। डेबिट नोट, जिम्मेदारी इसकी है। अब ये डेबिट क्यों है? चूंकि क्रेडिटर डेबिट हो रहा है रिटर्न के टाइम पे। ये देखें, रिटर्न के टाइम पे क्रेडिटर डेबिट हो रहा है, तो वहां से डेबिट नोट, वहां से डेबिट नोट। दूसरा सिनेरियो, ये बंदा फहीम है, अब दूसरा बंदा अनरजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड नहीं है। अब इसके ऊपर तो सेल्स टैक्स लगता ही नहीं है। अब इसको कैसे कहें कि नोट इशू करो? ये कर ही नहीं सकता। तो मजबूरन इसको कह दिया गया चलो तुम ही नोट इशू कर देना। इसका मतलब है 2 सिनेरियोज हो गए, रजिस्टर्ड बंदे को सेल की और रजिस्टर्ड बंदे ने रिटर्न कर दिया, तो रजिस्टर्ड बंदा जो रिटर्न कर रहा है वो नोट इशू करेगा। इस सिनेरियो में जो बंदा सेल कर रहा है वो नोट इशू करेगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ये 2 सिनेरियोज हैं। अगर रजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को सेल की और उसने वापस कर दी, तो जो बंदा बायर है वो नोट इशू करेगा,
और अगर एक रजिस्टर्ड बंदे ने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की और वो रिटर्न हो गई तो सेलर नोट इशू करेगा। और चूंकि अब एंट्री सोचें, क्या एंट्री होगी? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और जब रिटर्न हो जाएगी तो इसको सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट करना पड़ेगा। डेटर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट नोट। अब आपको समझ आ रही है डेबिट और क्रेडिट कैसे निकल रहा है? यहां क्रेडिटर डेबिट हो रहा है तो डेबिट नोट, यहां पे डेटर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट नोट। तीसरा सिनेरियो, 100 रुपए की चीज सेल की, बाद में कहा सर कीमत बढ़ गई है मजीद 20 रुपए, इनवॉइस इशू नहीं करनी, नोट इशू कर देना। सर नोट इशू करने में इसका इनपुट बढ़ेगा, इसकी ख्वाहिश होगी कि ज्यादा हो जाए इनपुट, डंडी मारेगा। इसका आउटपुट बढ़ रहा है, ये तो डंडी नहीं मारेगा, कहेगा यार नोट इशू करने में मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है सर, तो मैं क्यों गलत आउटपुट इशू करूं? मैं तो नहीं करूंगा। बिल्कुल एक्यूरेट करेगा ये इशू, तभी इसकी जिम्मेदारी लगा दी गई। पहले सेल हुई थी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ऐसे ही है, जब मजीद कीमत बढ़ेगी तो मजीद डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट होंगी, ऐसे ही है। चूंकि डेटर डेबिट हो रहा है तो डेबिट नोट। बात समझ आ गई? ये एक अजीब सा सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है जी? चीजें बेची 100 रुपए की, बाद में पता लगा 80 की हो गई हैं, तो 20 रुपए से कीमत को कम करने की जरूरत है। अब मुझे बताएं, जब कीमत कम होगी आउटपुट कम होगा, इनपुट कम होगा, कौन चाहेगा उसका आउटपुट कम हो जाए? चाहेगा ना? चाहेगा बिल्कुल। सर जरा आउटपुट 220 से नहीं सर, जरा 30 का, जरा 2-4 ऊपर कर दें मेहरबानी। ऐसी की तैसी तुम्हारी, कीमत कम करने से मेरा इनपुट कम हो रहा है, इनपुट कम होने से पेबल बढ़ता है, पता है आपको? इसकी पूरी कोशिश होगी कि जितना कम होता है ना बस उतना ही कम हो, उससे ज्यादा कम ना हो। तो इसीलिए सर जिम्मेदारी इसकी लगा दी गई कि अगर कीमत कम होगी तो तुम नोट इशू करोगे, और चूंकि जब रिवर्स होंगी चीजें तो परचेजेस वापस क्रेडिट होंगी और क्रेडिटर वापस डेबिट होगा, तो चूंकि क्रेडिटर डेबिट हो रहा है तो डेबिट नोट। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये देखें, ये इसके साथ है। लेकिन सर यहां पे पता नहीं हुकूमत को क्या पड़ी, मुझे नहीं पता, उसने कहा तुम भी नोट इशू करोगे, तुम भी नोट इशू करोगे। तो जब कीमत कम होगी तो सेल्स वापस डेबिट होंगी, डेटर वापस क्रेडिट होगा, तो चूंकि डेटर क्रेडिट होगा तो इसके लिए क्रेडिट नोट है, इसके लिए क्रेडिट नोट है। तो ये 3 सिनेरियो तो समझ आते हैं। इसके अंदर ना जरा बस समझ ले, दोनों नहीं करना है, ये लॉ ने कह दिया है, मेरे पास इसके अलावा इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक होगी बात? सर बात समझ आती है? कोई सवाल? किसका आउटपुट? बिल्कुल बढ़ रहा है, आउटपुट 100% बढ़ रहा है, इसीलिए तो इसको कहा गया कि तुम नोट इश्यू करो। देखो बात बताऊं क्या है, इसका इनपुट बढ़ता है कीमत बढ़ने से, ये चीखा मारेगा ओ भाई नोट इश्यू करो, मैंने इनपुट लेना है। ओ यार छोड़ना यार, क्यों करता है इतनी से बात पे गुस्सा क्यों होता है? गले मिलते हैं, गले नहीं मिल रहे मुझे, मुझे मुझे नोट इशू कर, मेरा इनपुट 100 से 120 हो रहा है, 20 रुपए इनपुट है मेरा भाई, मेरा सेल टैक्स पेबल कम होगा, इशू कर, जल्दी इशू कर। यार 18 का ना कर दूं, तेरी ऐसी की तैसी, 18 का, पूरे 20 का कर, पूरे 20 का कर। तो मजबूरन इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये करवा लेगा इससे, क्योंकि नोट इशू होने में इसका फायदा है। अगर ये जिम्मेदारी इसकी बजाय इसको दे दी जाती ना, 30 का 40 का कर देता और ये भी खुश हो जाता, ये भी खुश हो जाता। क्यों क्यों ना खुश होता? बस छोड़ने, इतनी बात काफी है। इसलिए जिम्मेदारी उसको दे दी गई क्योंकि ये हैंकी पैंकी करेगा, वो हैंकी पैंकी कर नहीं सकता, वो हैंकी पैंकी कर नहीं सकता। क्यों? वजह क्या है उसकी? उसकी वजह यह है कि भाई उसका आउटपुट बढ़ता है, तो उसकी कोशिश होगी कि मैं अपना आउटपुट ना बढ़ने दूं, लेकिन ये कहेगा भाई जो बनता है मुझे दो, मेरा इनपुट आई है। तो इसलिए हुकूमत है ना यहां पे जरा इन दोनों को इस तरह से अरेंज किया हुआ है ताकि हुकूमत को काम ना करना पड़े। ठीक है सर, ये 4 सिनेरियोज है सर। इसकी एप्लीकेशन पेपर के अंदर जो सवाल में आती है वो तो हमने देख ही ली हुई है, लेकिन इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सर मैंने कल गाड़ी की मिसाल दी थी आपको कि जब आप गाड़ी बुक करवाते हैं ना तो वहां पे ये नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज है कि जब आपने गाड़ी बुक कराई है ना तो हो सकता है गाड़ी की कीमत 10 लाख थी, बाद में 12 लाख हो गई, तो आपको कहते हैं मजीद पैसे जमा कराएं। तो एडवांस आपने दे दिया होता है, टाइम ऑफ सप्लाई हो चुका होता है, सेल आपकी हो चुकी होती है। तो जब आपकी सेल हो चुकी है सारी की सारी, तो इसका मतलब है सेल टैक्स रिटर्न में आ गई, बाद में कीमत बढ़ गई, तो कीमत बढ़ने पे मेरे ख्याल में ये सिनेरियो है, फिर आपको सुजुकी वाले होंडा वाले एक नोट इशू करते हैं, डेबिट नोट, और कहते हैं सर चीजें की कीमत बढ़ गई है। तो फिर जिस महीने में बड़ी होती है उस महीने में वो मजीद सेल रिकॉर्ड कर देते हैं और इसके ऊपर आउटपुट टैक्स पे कर देते हैं, और वो आउटपुट टैक्स आपका इनपुट टैक्स बन जाता है। ठीक होगी बात? दिस इज द सिनेरियो। बहुत कम मिसालें हैं इसकी, लेकिन बहरहाल है।
ओके, सब अच्छा है, ऑलराइट ब्रो। ले सर, ये देख लीजिए रूल 20 ये है, ये दोनों रिटर्न के केस है सर, रिटर्न। और ये जो दोनों केस है ये है चेंज इन प्राइस के केस, चेंज इन प्राइस। अच्छा, प्राइस भी चेंज हो सकती है और टैक्स भी चेंज हो सकता है, प्राइस और टैक्स दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बाद में टैक्स रेट आपने पहले गलत लगा दिया था, बाद में 10% लगा दिया था, बाद में 18 करने की जरूरत पड़ गई, तो तीसरे और चौथे में ना टैक्स की अमाउंट भी कम ज्यादा हो सकती है। ओके, यार कोई रीडिंग कर देगा अगर कोई इतराज ना हो तो, कोई कर सकता है? एनीवन? नहीं करेगा वो पहले बेचारा, कौन करेगा? हाँ कर दो कर दो कर दो, आप कर दोगे? हाँ करो मेरा भाई। सर वो दूसरा माइक है हमारे पास क्या नहीं? अहमद भाई, दूसरा माइक है हमारे पास? नहीं इसमें आ जाएगी वाह, वो घबरा जाए, वो माइक से बोल रहे। नहीं ये ऑनलाइन वालों को आवाज चली जाएगी क्या नहीं उस माइक से? सर जरा बिस्मिल्लाह तो करें फिर। हाँ ले सर ले, चाय बनाओ सर, आपको आने में टाइम लगेगा। वो यार इतनी दूर अहमद भाई बैठे हुए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तक पहुंचे अहमद भाई, माशाल्लाह। थक गया सर, क्या रहे, बैठ जाए थोड़ी देर सांस ले लें। बोले पहले हेलो, नहीं यार हेलो, नहीं 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 नहीं, हेलो, सुर से हेलो, नहीं हेलो नहीं, हेलो नहीं, हेलो हेलो, हाँ मच बेटर। पढ़ो मेरा भाई, कैंसलेशन और रिटर्न ऑफ सप्लाई। सर पढ़ेंगे भाई साहब और आपने बताना है ये डब्बे में से कौन सा सिनेरियो है। Cancellation or return of supply, where a registered person has made a supply and such supply or part thereof is cancelled or returned, the buyer shall issue a debit note। सर रुक जाइए, कौन सा सिनेरियो है? रजिस्टर्ड बंदे ने सेल की और वो सेल रिटर्न हो गई। सर ये पहला सिनेरियो है, रजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को सेल किया और रजिस्टर्ड ने आगे से वापस कर दिया। तो बायर जो है, बायर से क्या मुराद है? वो इज बायर, किया। सर हमारी एग्जांपल में किया इज द बायर, तो किया क्या करेगा? डेबिट नोट। डुप्लीकेट से क्या मुराद है? 2 कॉपियां निकालेगा, 2 कॉपियां। जैसे आप आईकैप की फीस निकालते हैं ना, तो इसकी कितनी 3 कॉपियां होती हैं, 4 होती हैं? 3 कैसे होती हैं? एक आईकैप की कॉपी, एक आपकी कॉपी, एक बैंक की कॉपी। ओके ब्रो, पता नहीं अरसा ही हो गया फीस जमा कराए हुए। आगे चलें। The quantity returned or cancelled, जो क्वांटिटी वापस आई वो आपने बतानी है। its value on the basis of the value of supply shown in tax invoice जो ओरिजिनल सेल आपने की थी उस पे वैल्यू क्या थी ये आपने बताना है। tax invoice issued by the supplier, the amount of related सेल्स टैक्स कितना था ओरिजिनल इनवॉइस पे जी? and the following namely name and national tax number of the recipient, किया का नाम और नेशनल टैक्स नंबर, name and national tax number of the supplier, डॉलेंस का नाम और नेशनल टैक्स नंबर, number and date of the original sales tax, जो हमने पहले सेल की थी ओरिजिनल जिसकी रिटर्न हुई है उस इनवॉइस का नंबर और उसकी तारीख। the reasons of issuance of the क्या वजह बनी कि चीजें रिटर्न हो गई? लिख दीजिएगा कि हम पाकिस्तानी, हमारी आदत है। and signature and seal of the authorized person issuing the note। जो शख्स नोट इशू कर रहा है उसके साइन हो जाएंगे और उसकी स्टैंप हो जाएगी। यानी किया इशू करेगा ना, तो किया में जो भी बंदा इशू करेगा, एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अपने साइन करेगा और उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा देगा। ठीक है जी। The original copy of debit note shall be sent to the supplier असल कॉपी चली जाएगी डॉलेंस के पास and the duplicate shall be retained for record। और 2 नंबर अपने पास रख लेगा। If the supply is being returned cancelled by an unregistered person, सर रुक जाइए, फीलिंग आई? ये कौन सा सिनेरियो है? ये दूसरा सिनेरियो है कि रजिस्टर्ड बंदे ने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की और अनरजिस्टर्ड बंदे ने चीजें वापस कर दी। ये प्योरली आपका सिनेरियो है। आप अल्फतह से 6 करोड़ रुपए की क्रॉकरी खरीदते हैं, घर आते हैं, आपको पसंद नहीं आती, आप रिटर्न कराते हैं, यू आर अनरजिस्टर्ड। तो इसका मतलब है अल्फतह रजिस्टर है, तो अल्फतह कहेगा मैंने अनरजिस्टर्ड फजूल इंसान को सेल की थी और उस फजूल इंसान ने चीजें वापस कर दी, अनरजिस्टर्ड की रिटर्न होगी। बताइए। the supplier अल्फतह शैल इशू अ क्रेडिट नोट, providing the same particulars as above। हाँ जो ऊपर ये बातें बताई गई हैं सेम चीजें इसके अंदर होंगी। और अगर कभी आपने रिटर्न किया ना, वैसे तो आप करते ही हैं, इतनी खरीदारी नहीं हम करते जितनी रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न की भी एक रसीद होती है, पता है आपको। किसी अच्छी जगह से खरीदे ना, अब आप जहां से खरीदते हैं मैं कुछ कह नहीं सकता, किसी अच्छी बड़ी जगह से खरीदेंगे ना, क्योंकि मुझे याद है वो सेकंड हैंड वोन क्लोथिंग, जरा हमारा रुझान उधर ही रहता है
तो अच्छी जगह से खरीदेंगे ना तो रिटर्न करने पे भी एक रसीद होती है, वो जो रसीद होती है ना उसको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कहते हैं। ठीक है, ओके ब्रो, आगे चले। and keep a copy of record. हाँ, अपने पास एक कॉपी रखेंगे। The credit note shall only be issued. माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। सर ऊपर आइए। सर लोग बताओ क्या करते थे, मैं वैसी मिसाल ले रहा हूं, मिसाल ले लेते हैं अल-फतेह की। सर अन्य व अनरजिस्टर्ड लोगों को सेल है, सारे लोग आते हैं रजिस्टर्ड है, कोई एक आधा ही होगा रजिस्टर्ड। अन्य व सेल करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी को 5 अरब रुपए की सेल कर दी एक महीने में। अब जब महीने के आखिर में सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने की बारी तो पता लगा 5 अरब पे टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा खुद आके बंदो यार एक काम करो, 5 अरब को ना 5 करोड़ कर दो। क्यों सर? सर अगले बंदे कहेंगे आपने हमारे, यार अगले सारे बंदे अनरजिस्टर्ड हैं, ऐसे ही है, उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है और ना ही उनका कोई इनपुट है और ना ही उन्होंने रिटर्न फाइल करनी है और उनको पता भी नहीं लगना कि हमने रिटर्न में क्या दिखाया और क्या नहीं दिखाया, उनको गर्जी कोई नहीं है। आपने कभी ये बात बाद में फॉलोअप किया है कि अल-फतेह से जो चीज आपने खरीदी थी उसका टैक्स भी जमा हुआ कि नहीं? कभी भी नहीं। रेस्टोरेंट से आप खाना खा के चुप करके आ जाते हैं, आपको क्या पता उन्होंने टैक्स जमा कराया कि नहीं, क्योंकि आप सब तो अनरजिस्टर्ड है। हाँ, अगर आप रजिस्टर्ड होते तो आपको अपने पोर्टल पर जरूर नजर आ रहा होता कि इन्होंने टैक्स जमा करवा दिया है। समझ रहे? तो सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सर कैसे कर सकते हैं हम? ओ यार ये देख, सारी रिटर्न डाल दे, कह दे रिटर्न होगी सारी चीज़ें। वैसे भी पाकिस्तानी है, कौमी मशगल है इनका चीज़ें खरीदना और फिर रिटर्न करना, कह दो रिटर्न हो गई, रिटर्न हो गई। तो सर खुद ही नोट डालने थे, खुद ही सारा कुछ बनाना था, तो सर अल-फतेह ने खुद ही सारे नोट बनू के ना सारी रिटर्न डाल डूल के अपना आउटपुट 5 अरब से कम करके 5 करोड़ कर दिया। हो सकता ना, होने को तो बिल्कुल हो सकता है, कौन पकड़ेगा उसे? कोई भी नहीं पकड़ सकता। इस चीज को रोकने, अच्छा ये चीज इधर नहीं हो सकती क्योंकि अगला बंदा रजिस्टर्ड है, उसको इनपुट चाहिए, वो शो डालेगा। आपको क्या पता? इस चीज को रोकने के लिए ना उसने आपको एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नहीं दी बल्कि उसने एक आपके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। पढ़ो शौकत। Issued with the prior approval of the commissioner. हाँ सर, ये वाला नोट इशू करने से पहले ना आपको कमिश्नर की चाहिए अप्रूवल। In case of cancellation of supply or return of goods by सिर्फ अनरजिस्टर्ड के केस में आपको कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए, हर केस में नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को पता है कि लोग जो है ना ऐसी 2 नंबर हरकतें करते हैं। ठीक होगी बात? ओके ब्रो, कानून आपको पता ना हमारा कुछ बेहतर बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। देखें ना, कहीं पे चोरी की गुंजाइश नहीं है। देखें, आप ना करते गलत हरकतें तो अप्रूवल ना लगती, अब चूंकि आप हरकतें करते थे तो अप्रूवल लग गई है। आगे चलें सर। सर अगर आप थक गए तो हम किसी और को भी, सर पढ़े बोले हेलो। ओके आगे चलें। change in value of supply or amount of sales. सर जी चेंज इन वैल्यू सप्लाई, आजा मेरा भाई, फ्लाइट करा दूंगा, आजा दूर रहता भाई। चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई और अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। यार अहमद भाई किधर है आप? हंस रहे हैं, किधर नजर ही नहीं आ रहे। वो सर आंखें तो खोले, मैं नजर आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहे हैं, वो नजर ही नहीं आ रहा मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा ओके, ये शर्म करो तो मैं शर्म नहीं आती, तो ये शर्म नहीं आती, फनकार कहता है मुझे तभी याद आया। आगे चलें, कोई बात नहीं, मुझे घर में भी ऐसे ही कहते हैं। Where for any valid reason अबे पढ़ सुनने तो दे यार। पहला सिनेरियो था रिटर्न का, पहले 2 सिनेरियोस। अब है चेंज इन वैल्यू का, वैल्यू या तो कम होगी या, पढ़ो मेरा भाई। the value of supply or the amount of sales tax mentioned in invoice issued has increased अगर किसी वजह से इनवॉइस पे लिखी गई वैल्यू या फिर सेल टैक्स इंक्रीज हो जाए, कौन सा सिनेरियो? तीसरा डब्बा, तीसरा सिनेरियो। चलें आगे। the supplier सप्लायर नहीं, द सप्लायर कौन है? डॉलेंस। डॉलेंस क्या करेगा? issue a debit डेबिट नोट इशू करेगा। with the following particulars namely 2 कॉपियां, डुप्लीकेट किसने पढ़ना था? क्या क्या होगा इसके अंदर, वही फजूलियात पढ़े। name and national tax number of the supplier, ओके name and national tax number of the recipient, बोले, number and date of the original sales tax, बिल्कुल ठीक है। the original value and sale tax, वो पहली वाली इनवॉइस जो थी उसका नंबर और उसकी तारीख। the revised value and sales tax, हाँ, ओरिजिनल वैल्यू खा गया बीच में, जो ओरिजिनल वैल्यू थी 10 लाख रुपया थी वो मेंशन करना है और जो रिवाइज्ड हो गई 12 लाख वो मेंशन करना है।
The difference of और value डिफरेंस 2 लाख का मेंशन करना है। ये सारी बातें आपको नोट पे लिखनी पड़ती हैं। the difference of value and sales tax बिल्कुल adjustment. ठीक हो गया। The reason for revision of value क्या वजह बनी कि आपको चीजों की कीमत बढ़ानी पड़ी? and signature and seal of the authorized person is issued. और उस बंदे का ऑटोग्राफ और उस बंदे की स्टैंप आप लगाएंगे जिसने ये नोट इशू किया है। Where for any valid reason, the value of supply or the amount of sales tax mentioned in the invoice issued has decreased. डिक्रीज्ड कौन सा सिनेरियो है? चौथा, लास्ट वाला। The supplier shall issue a द सप्लायर शैल इशू अ क्रेडिट नोट। द सप्लायर कौन है? डॉलेंस। डॉलेंस क्रेडिट नोट इशू करेगा। पढ़िए। in duplicate with the same particulars as specified. वही बातें फजूल जो ऊपर बता दी गई। The original copy shall be sent to the recipient buyer and the duplicate shall be retained for हाँ जी सर, ये ओरिजिनल कॉपी जो है वो किया को भिजवा दी जाएगी और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख ली जाएगी। in respect of a case filing under sub rule. सर सब रूल 2 में कौन सा केस फॉल कर रहा है? कीमतें बढ़ने वाला, कीमतें कम होने वाला? कीमत कम होने वाला। ये जो सब रूल 2 हमने पढ़ा है इसमें कीमत कम होने वाला सिनेरियो है। पढ़ो भाई। The recipient buyer shall issue a debit note हाँ जी सर, किया भी एक नोट इशू करेगा। in response to credit note issued by the supplier. हाँ अच्छा, डॉलेंस नोट इशू करता है कीमतें कम होने पे। इधर आ तेरी ऐसी की तैसी, एक नोट किया बनाएगा और ऐसे उसके मुंह पे मारेगा। तुम कितने नोट कत्ल करोगे? हर घर से नोट निकलेगा। रज के लुटो। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? जोश और वलवला आ गया तो तुम वो नहीं वो हो। अच्छा कौन हो तुम? एक बारी फिर। अच्छा ओके, देखो देखो कौन आगे आगे चले। अच्छा तू इतने सनसनीखेज सवाल में क्यों क्या वहां बोल? अगर अनरजिस्टर्ड केस होगा, अगर उसमें नहीं होगा, उसका लॉ में गिवन ही नहीं है। और मेरे ख्याल में अनरजिस्टर्ड की प्राइस चेंज हो जाए तो यही सिनेरियो लगेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, सिनेरियो यही लगेगा। कीमत अगर कम होगी तो सिर्फ सप्लायर नोट इशू करेगा, बायर करेगा ही नहीं। बस फिर लॉजिक तो यही बनती है। कानून इस बारे में खामोश है। कानून खामोश है। हाँ कानून खामोश है सर, ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया है, पेपर में नहीं आएगा ये कि अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की कीमत चेंज हो गई। लेकिन अगर जिंदगी में कभी हो जाए ऐसे तो ठीक है, बस आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दीजिएगा, दूसरे बंदे पे तो लॉ लगता ही नहीं है। और ये गाड़ियों वाले जितने भी सिनेरियो है ना वो यही है। हम तो अनरजिस्टर्ड लोग हैं ना। ओके हाँ जी पढ़ो यार, ये जुमला दोबारा पढ़ो जरा। द रेसिपिएंट शैल इशू अ डेबिट नोट in response to credit note issued by the supplier as an acknowledgement of एज एन एक्नॉलेजमेंट। सर हमें आपका नोट मिला, रिसीव करके बहुत खुशी हुई, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। ये लें अपना डेबिट नोट और आज के बाद अपना चेहरा मुझे सॉरी नहीं नहीं सॉरी पुप्पो को थोड़ी भेज रहे हैं आप, तो ये आप डॉलेंस को भेज रहे। ओके ये बात ना जिक्र हो गया पीआरसी की क्लास में। उधर एक भाई साहब थे, उनकी 4 फुफ्फुएं थी। बस फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। वो भाई साहब ने बस चले आगे चले, बस अब मैं बयान नहीं कर सकता। same details will be provided in the debit note. बस सेम डिटेल्स डेबिट नोट में होंगी, यानी जो नोट ये बायर लिखेगा उस पर वही डिटेल्स होंगी जो सप्लायर वाले ने मेंशन की होंगी। तो ये ऊपर सारी लिखी हुई हैं, तो ये एक ही चीज है। तो सर जी ये 4 सिनेरियोज हैं, और अगर आसान अल्फाज में कहूं ना, ये पहले 2 तो सेल रिटर्न परचेज रिटर्न वाले हैं, और तीसरा और चौथा जो है वो कीमत बढ़ने वाला या कीमत कम होने वाला। ठीक है, तो सर मेरा एक गुजारिश है आपसे कि आप ना जरा इस टेबल को ना एक नजर जरा दोबारा देख लें, रिवाइज कर लें, रिटर्न सेल एंट्रीज वेंट्रीज के हिसाब से देख लें। मेरे ख्याल में जरा बेहतरीन हो जाएगा। और अगर किसी के पास गुड्डे हैं तो मुझे बता दें। बे यार ढूंढ ही रहा हूं। सर मैंने आपको पढ़ने का टाइम दिया है।
नहीं करो तंग साथ वालों को। ओके, पढ़ना पढ़ना आपने कोई नहीं है, वे ड्रामे कर रहे हैं मेरे साथ। और चुप कर तू जी। क्या वो ये बिरयानी तो मैंने कही नहीं उन्हें। ओ यार वो नहीं, ये क्या कितनी खा लोगे बिरयानी यार, मतलब कितनी खा लोगे यार, कम ऑन मैन ब्रो। नहीं एक कितने की बिरयानी खाओगे तुम? नहीं एक बंदा कितने की खाए, कितने बन्नू की बिरयानी कितने की है? नहीं एक प्लेट कितने की है बताओ? पता है नहीं तुम्हें, ऐसे बोली जाते हो बन्नू, पता नहीं तुम्हें किसने सिखा दिया बन्नू। अहमद भाई जरा किसी बंदे को बुलाइएगा जो जिसको हर बात पे इनकार करने की आदत हो। ऐसे बंदे को बुलाइएगा। अबे पढ़ ले पहले, चला भी जाए तू। बस है ना, ये सारे वो हैं बिरयानी के पीछे पड़े हुए, ये वो हैं सारे, पता ना वो। आगे चलो पढ़ो यार, पढ़ो यार, टाइम नहीं है यार, मतलब फजूल लोग। आपको ये बताना चाह रहा है कि इनपुट माइनस करना है और आउटपुट में से इनपुट माइनस करना है। हाँ तो ठीक है ना, उसको पता है आउटपुट में से इनपुट माइनस करना है, ये बताने लगा। नहीं नहीं सर, वो चाह रहा है बताना, उसको पता है आप लोग कौन है। पढ़ो। अच्छा नहीं ये वो चीज नहीं है, ये कुछ और है, पढ़ो। सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं इतनी दूर से पढ़ाने आया हूं, आप ड्रामे कर रहे हैं। आप कहां से? तो चांद से आए हो तुम? दून से आए हैं। अगर ये चुप करना यार, याद करके आए हो, भूल जाता है मुझे, बीच में कोई ना बोले। किया ने चीजें वापस कर दी डॉलेंस को। आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, या टैक्स की अमाउंट कम हो गई, या चीजें ही रिटर्न हो गई, या उन चीजों पे टैक्स की अमाउंट किसी वजह से कम हो गई। बायर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। क्या फजूल बात है सर, ये देखिए, ये मैं आपको समझाता हूं, ये टाइमलाइन देखिए। मार्च का महीना था, आपने चीजें खरीदी और उसी महीने वापस भी कर दी। अब सर जब आप रिटर्न भरेंगे ना, मार्च के रिटर्न 15 अप्रैल को, ऐसे ही होगा ना, आप सबसे पहले ना रिटर्न के अंदर इनका इनपुट मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपए बनता ना, तो पहले आप वो क्लेम करेंगे, माइनस करेंगे ना इनपुट। बाद में जब वो चीजें रिटर्न हो जाएंगी ना, तो वापस ऐड कर देंगे। क्या ये तरीका ठीक है, या बस छोड़े सिरे से लिखें ही ना? आप सिरे से लिखेंगे ही नहीं, यही बात तो वो कह रहा है। बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स, माइनस करके ऐड बैक नहीं करना, बस छोड़ दें, करना ही कुछ नहीं है। और ये डब्बा नीचे पढ़े, इट रेफर्स टू अ सिनेरियो। पढ़ो शौकत। सर अगर खरीदे गए महीने में ही चीजें रिटर्न हो गई, ये वो सिनेरियो है कि फिर आपने रिटर्न में इनपुट दिखाना ही नहीं है। ओके आगे चलो। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? सर ये सिनेरियो वो है कि चीजें जो रिटर्न हुई हैं वो उस महीने में नहीं खरीदी गई थी, बल्कि पिछले किसी महीने में खरीदी गई थी। ये वो सिनेरियो है। ओके यार, ये मुझे दे दो ना, मेरे बच्चे वीडियो देख के ना फिर मुझे बोलते हैं। आगे चले, आगे पढ़ो यार। किधर पढ़ रहा है? दोबारा से शुरू कर। हाँ ओके सर, ये सिनेरियो देखें, आपने अप्रैल के महीने में चीजें परचेज की, ये देखें, और आपने अप्रैल में इनपुट माइनस कर दिया 100 का, रिटर्न जमा हो गई। मई के महीने में जाके चीजें रिटर्न हो गई। 9 मई को मिसाल के तौर पे किया को ख्याल आया कि अब कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, वापस कर दो चीजें। तो 9 मई को किया ने चीजें वापस कर दी डॉलर्स को। अब सर चूंकि इनपुट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो यहां पे रिवर्सल हो जाएगी। समझ आ रही है बात की? और जाहिरी सी बात है सर,
नोट डेबिट हो या क्रेडिट हो, जो भी सिनेरियो बनता है, चीजों की वैल्यू कम हो गई, चीजों की वैल्यू ज्यादा हो गई, चीजें रिटर्न हो गई, वट एवर द केसेस, मई के महीने में नोट इशू होगा ना। ऐसी है ना, जब एक्टिविटी होती है तभी नोट इशू होता है। तो जिस महीने में नोट इशू होगा उस महीने में रिवर्सल कर देगा किया अपनी रिटर्न के अंदर। ओ ठीक है सर, अब पढ़े कि वेयर द बायर हैज ऑलरेडी क्लेम्ड इनपुट टैक्स। देखें अप्रैल में टैक्स क्लेम हो चुका था। ओके ब्रो, ही शैल रिड्यूस या इंक्रीज वट एवर द केसेस इनपुट टैक्स with the amount mentioned in debit note or credit note in the return of period in which note was issued। तो जिस महीने में नोट इशू हुआ होगा उस महीने के रिटर्न के अंदर किया जो है वो इसकी एडजस्टमेंट कर देगा। ठीक होगी बात। सर कैसे हैं आप? सर ये बच्चे बिरयानी की फरमाइश कर रहे हैं, कोई जुगाड़ लग सकती है और कितने टाइम तक लग सकती है जो यार, उनको कैलकुलेशन करने दो यार। हाँ भले 2 बजे तक चाहिए, 2 बजे क्लास होता है मैं ना, 2 सवा 2। ठीक है, बस वो ले आएंगे, बच्चे गिन लें, मैं नहीं खाऊंगा अपने लिए, बाकी देख लें जो भी कर रहे हैं वो मुझे बता दीजिएगा बस। सर वहां से आधे घंटे में आनी नहीं है, मसला ये। बस जरा कोई अच्छी सी ले आइएगा सर। जहर कितने का मिलता है? कोई बात नहीं, बस ठीक है सर, ले आइएगा, कोई मसला। वो सलमान साहब से मैं कर लेता हूँ अभी, ठीक है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें, बाकी मैं कर लेता हूँ, यासर साहब से कर लें बात, बाकी मैं कर लेता हूँ उनके साथ अभी। ठीक है, ओके ब्रो, चले फिर आगे चलें। अच्छा, वो जहर वाली बात मजाक में की थी मैंने, वाकई ना मिला दीजिएगा। नहीं मैंने तो नहीं खानी सर, मैं नहीं खाता यार। बिरयानी खानी, पुलाव खाना है? बिरयानी ले आए, मुर्गी तो दोनों में मरी हुई होगी। ठीक है सर, ठीक है सर। यार लॉरी बकरे अजीब। आगे चले। ओए ऑनलाइन वालों, वो बेचारे कह रहे हैं हम क्यों नहीं आए, चीख रहे हैं सर हम भी आ रहे हैं। ओके ब्रो, आगे चले, पढ़ना यार, जल्दी का टाइम नहीं है। अच्छा खामोशी, खामोशी प्लीज। सर ऊपर बात हो रही थी परचेजर की, बायर की, अब बात होने लगी है डॉलेंस की, कि डॉलेंस क्या करेगा। पढ़ो भाई। Where the supplier has already recorded output tax in the return for the supplies against which debit note was issued subsequently। एक मिनट मेरा भाई, ये देखें, वो कहता है कि डॉलेंस ने सितंबर में आउटपुट रिकॉर्ड कर दिया था और अक्टूबर में जाके या तो कीमतें बढ़ गई या चीजें रिटर्न हो गई, वट एवर द केसेस, क्या करेगा जी डॉलेंस? अगर कीमत बढ़ गई तो आउटपुट टैक्स इंक्रीज कर देगा, कीमत कम हो गई तो आउटपुट टैक्स कम कर देगा, या अगर चीजें रिटर्न हो गई तो भी आउटपुट टैक्स कम कर देगा। तो डिफरेंट सिनेरियोज की बात से किसी से इंक्रीज होगा इनपुट टैक्स, किसी से रिड्यूस होगा आउटपुट टैक्स। जी ठीक है सर, जिस महीने में नोट इशू हुआ उस महीने में डॉलेंस भी अपनी सेल में कमी या इजाफा कर देगा, जो भी सिनेरियो है। जी, और अगर चीजें अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न की, हाँ तो फिर क्या होगा? तो एडजस्टमेंट्स जो हैं वो रेफर्ड अबव कैन बी मेड ऑन क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर। तो सर ठीक है, मेरे ख्याल में ये जो एडजस्टमेंट्स दी गई है ना, ये क्रेडिट नोट जो सेलर इशू करेगा उसकी बेस पे बनेगी। यार एक सेकंड यार, चलें ओके। बेटा जो पढ़ रहा होता है ना बहुत ज्यादा, उसको तंग नहीं करते, उसे लाशें गिरा देता है वो। पढ़ो आगे नजीर। एक सेकंड रुक जाना मेरा भाई, ये देखना बड़ी जबरदस्त है।
सर जी सीन ये है, देखें कुछ सिनेरियोज में ना आउटपुट, सर इसकी बिरयानी कैंसिल करें, कुछ सिनेरियोज में आउटपुट डिक्रीज होता है और इनपुट, सर इन दो सिनेरियोज में हुकूमत का फायदा है या नुकसान है? नुकसान है मुस्कान नहीं नुकसान। क्या खा गए, खुद ही पहले मरी हुई मुर्गियां खाए हैं सारे। हाँ खे ब्रो, चले मैं भी वही खाता हूं, मिलती हुई हैं ये। सर देखिए 4 सिनेरियोज हैं मेरे ख्याल में। ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखें ये वाला सिनेरियो, ये वाला ब्रो, इसमें हुकूमत का फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। और इसमें फायदा, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, फायदा है। ओके फायदा है, क्या है? फायदा, फायदा। ओके तो सर अब जरा खुद सोचें कि अगर डेबिट और क्रेडिट नोट के लिए अप्रूवल चाहिए हो तो हुकूमत आपको अप्रूवल्स में उलझाएगी? सर इस सूरत में तो कभी भी नहीं उलझाएगी। सर रिटर्न नोट, आउटपुट बढ़ा, इनपुट अभी सर आए, बिस्मिल्लाह सर, क्या अप्रूवल क्या होती है सर? अप्रूवल, हाँ अगर नोट इशू करने के नतीजे में आउटपुट कम हो रहा है या इनपुट ज्यादा हो रहा है, वो कहता है सॉरी सर, फिर क्या होगा? पढ़ो मेरा भाई, और शुरू से पढ़ा कर बीच में से शुरू हो जाता है। सर 180 डेज ऑफ द रेलेवेंट सप्लाई, वो कहता है अगर हुकूमत को नुकसान हो रहा है ना नोट इशू करने के नतीजे में, तो ओरिजिनल सेल के 180 दिन के अंदर अंदर नोट इशू हो सकता है। ये वाले सिनेरियो में इधर तो टेंशन ही कोई नहीं है, ये तो फिरौन के डेबिट नोट आज इशू हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, मसला ही कोई नहीं, हुकूमत का फायदा है। वहां पे 180 दिन, 180 दिन में आप नोट इशू करेंगे, अदरवाइज नोट इशू नहीं हो सकता। आगे पढ़ो। ओए ओए हाउ हैवर नहीं, हाउ हैवर, हाउ है, आगे पढ़े हाउ हैवर। ठीक है, अगर आप कमिश्नर की विनती करेंगे तो वो 180 दिन मजीद इसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है जी, और सही है। वो कोई सवाल है तो बताएं। डब्बा पढ़े, डब्बा, क्लास के सजीले जवानों। अबे तू तो पहले घर चला जा, बोली जा रहे घंटे से, गुड्डा मिल नहीं रहा तुझे, अपनी टेंशन पड़ी हुई है। कहां मिला? वही डील किया अभी मैंने यार। पढ़े डब्बा, चुप कर जा। क्या तुझे उड़ानी आती है? ऐसे ड्रामे करी जा रहा है। हाउ टू फ्लाई काइट्स। अंकल ये काइट कितने इंचेस की है? अजीब, जेंजी भी अजीब ही है वैसे। ये काइट कितने इंचेस की है यार? ये क्या है यार? ये इसको ना जरा टाई कर दें प्लीज, जरा वो नहीं टाई कर दें। आई एम हाउ टू फ्लाई काइट। पता नहीं कौन है यार, ये कहां से आ गया? टिकटॉक जनरेशन है यार ये। चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, गेम होती है। वही मैसेज आ गया, वो डन हो गई डोर। अबे चुप करके ये पढ़, आगे चले, पढ़ो पढ़ो आगे यार, ड्रामे ना करो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये दुकानदार है और ये आप हैं। ये आप हैं। ये देखिए अभी ब्लैक लिस्टिंग वाली हरकतें हैं ना। अब बोर्ड पे देखें, दुकानदार ने आपको चीजें बेची, आउटपुट हो गया दुकानदार का, और आपने चीजें रिटर्न कर दी।
यार इसमें ये मसला है, मुझे रंग पसंद नहीं आया, नहीं 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 नहीं, आउटपुट वापस हो गया, रंग चेंज होके दोबारा चीजें चलेगी, फिर आउटपुट आ गया, आउटपुट बना, कम हुआ, फिर बना। अब मुझे बताइए रिटर्न में इसको कैसे शो करेंगे? बस एक दफा सेल शो कर दें, खत्म हुई बात। तो बस यही बात ऊपर लिखी है, पढ़े। अब ये मुंह काला करना बनता है ना, हरकतें क्या कर रहा है, पढ़े। Where a cancelled or returned supply substitute माशाल्लाह क्या खूबसूरत अंग्रेजी है। वो कहता है कि ये वाली जो रिटर्न सप्लाई है ना, ये सबसीक्वेंटली सप्लाई हो गई, तो फिर क्या होगा? to the original buyer or some other person. हाँ, या तो आपको ही दे दी जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप रिटर्न करके कोई और शख्स आ गया उसको दे दिया। अक्सर होता है ना, आप गुड्डे लेने जाएं और यार ये पसंद नहीं आया, वापस रखे यार, उस आदमी कहता है मैनू दे दो, तो किसी और को दे दें या उस आपको दे दे, तो क्या होगा इससे? With or without चाहे चीजें रिपेयर के साथ हो या रिपेयर के बगैर हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। supplier shall charge sales tax in the normal way in return of the period in which these goods were supplied. कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आउटपुट ऑलरेडी बना हुआ है इसके ऊपर। हाँ, प्राइस चेंज हो जाए फिर आपको वो नोट इशू करना पड़ेगा, फिर इशू करना पड़ेगा। ये वो सिनेरियो है नॉर्मल वे, नॉर्मल वे जब कुछ नहीं हुआ। और एक बात ना यहां पे लिख लें, फ्री रिप्लेसमेंट जो होती है ना, फ्री रिप्लेसमेंट, ठीक है, उसका भी कोई इंपैक्ट नहीं होता। अगर सवाल में आ जाए ना कि जी आपने चीजें खरीदी थी, वो चीजें डिफेक्टिव निकल आई, आप दुकान पर गए और उनसे रिप्लेस करवा कर ले आए, तो कुछ नहीं करना सर, ठीक है, आउटपुट था, हो गया, चीजें खराब थी ना, आपने रिप्लेस करा ली। तो इसलिए फ्री रिप्लेसमेंट को भी आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना। ओ ठीक है ब्रो। चले जी आगे चलते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, Destruction of goods. चीजों की तबाही और बर्बादी, नीस्तो नाबूद कर देना। जी जास भाई खैरियत है? ओके सर। Where goods are returned by the buyer because these are unfit for माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने चीजें दुकानदार को वापस कर दी क्योंकि ये इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। क्या नहीं थी? लायक नहीं थी। आगे चलें। and are to be destroyed by the दुकानदार इसको तबाहो बर्बाद कर दो, इसको नीस्तो नाबूद कर दो, इसको आग लगा दो। जब तुम ही नहीं इन बारिशों में, तो आग लगे इन बारिशों को। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, काट देना। ये क्या हुआ? मरने लगे हम सारे। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। the supplier shall destroy goods after द सप्लायर शैल डिस्ट्रॉय गुड्स आफ्टर। obtaining permission from the commissioner. सर जी गौर करें जरा, सुने प्लीज। आपने चीजें सेल की, उस पे 100 रुपए का आउटपुट था, ऐसे ही है। चीजें वापस हो गई, आउटपुट खत्म हो गया, ऐसे ही है। लॉजिकल है, बात समझ आती है। लेकिन बात को जरा इस तरह से देखें कि सेल टैक्स वाला जब आपकी दुकान पर आएगा और कहेगा सर ये देखें आपने एक सेल दिखा के वापस रिटर्न की थी, हाँ जी बिल्कुल सर वो रिटर्न हो गई थी, ठीक है कोई इतराज नहीं है, मैं चीजें दिखा दें कहां पड़ी हैं? चीजें पड़ी होनी चाहिए ना। वो बोले बिल्कुल चीजें पड़ी होनी चाहिए आपके पास, लॉजिक यही कहती है। लेकिन सर आपने चीजें ना डिस्ट्रॉय कर दी हुई हैं। अब आप कहेंगे सर वो ना चीजें आई थी लेकिन वो अनफिट फॉर कंजम्पशन थी, मैंने डिस्ट्रॉय कर दी। यूं तो सर आप सारी सेल दिखा देंगे, बाद में मर्जी से रिटर्न डाल के जब वो वेरीफाई करने आएगा आप कह दें सर मैंने तो डिस्ट्रॉय कर दी। कहेंगे ड्रामेबाजी मेरे साथ मत करो, ठीक है एक दफा होता है, 2 दफा होता है, तुम्हारी हर महीने ही आधी आधी सेलें वापस हो जाती हैं, तुम कहते हो जी मैंने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, तुम 2 नंबरी कर रहे हो। तो सर याद रखिएगा कि चीजों की जो डिस्ट्रक्शन है, चीजें जो आपने डिस्ट्रॉय करनी है, वो कब करनी है? आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ द कमिश्नर। कमिश्नर साहब चीजें आई हैं, अनफिट फॉर कंजम्पशन है, इजाजत दे दें, डिस्ट्रॉय कर दूं। वो पहले बंदा भिजवाएगा, चेक करवाएगा, वाकई चीजें हैं, अनफिट फॉर कंजम्पशन है, फिर आपको अप्रूवल देगा, ठीक है अब डिस्ट्रॉय कर दो। और बात यहां भी नहीं रुकती, आगे पढ़ो मेरे भाई। The goods will be destroyed under the supervision of an inland revenue officer not below the rank of an
सर ये चीजें एफबीआर के ऑफिसर की मौजूदगी में डिस्ट्रॉय होंगी, और वो जो ऑफिसर होगा ना वो कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बॉय होगा, सॉरी बंदा होगा। ठीक है सर, आगे चलें। The input tax credit in respect of goods destroyed shall सर जो चीजें तबाह बर्बाद हो गई, क्या इस पे आउटपुट होगा? कैसे होगा आउटपुट? सेल ही नहीं हुई भाई, सेल ही नहीं हुई तो आउटपुट काहे का? तो जब आउटपुट नहीं है तो फिर, तो याद रखिएगा सेक्शन 8 के साथ इस बात को मिलाना है कि भाई डिस्ट्रक्टेड चीजों की ना तो आउटपुट होती है, और चूंकि आउटपुट नहीं होती तो फिर इनपुट भी नहीं होगी। तो जो चीजें डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर उनका इनपुट क्लेम हुआ हो ना, उड़ा दें उसे भी, उसे भी उड़ा दें। अच्छा, अगर आपने इस प्रोसेस के बगैर ही चीजें डिस्ट्रॉय कर दी फिर क्या होगा? कमिश्नर कहेगा आउटपुट दो, पे कमिश्नर कहेगा आउटपुट दो। भाई मुझे क्या पता रिटर्न हुई है कि नहीं हुई, ड्रामे कर रहे हो मेरे साथ, फिर आउटपुट दो। और तब अगर आउटपुट होगा ना तो इनपुट भी होगा, ये बात जहन में रखनी है। प्रोसेस से चीजें डिस्ट्रॉय करेंगे, आउटपुट खत्म हो गया, और अगर आउटपुट नहीं है तो इनपुट भी नहीं है। ये तो बात समझ आ गई ना। और दूसरा सिनेरियो, अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो ना किया, चीजें खुद ही डिस्ट्रॉय कर दी, कमिश्नर कहेगा भाई मैं इस रिटर्न को नहीं मांगता, मेरे लिए आज भी सेल है, इस पे आउटपुट तुम दोगे, तो आउटपुट भी देना पड़ेगा और रिजल्टेंटली फिर इनपुट भी मिलेगा, वही मिलेगा, डब्बा पड़े नीचे। If the goods are destroyed in above manner, output will not be charged. However, if the goods are not destroyed in above manner, output will be paid by us from our own pocket. कोई सवाल? ओके, तो क्यों मैसेज करी जा रही हो मुझे? क्वेश्चन ये, हाँ हाँ आते हैं बिल्कुल। ये सेल्स टैक्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि उसने ना पूछी हो, वो तमाम चीज़ें पूछता है। उसको अपॉर्चमेंट में बिल्कुल बिल्कुल अलग से करके लिखेंगे आप। ठीक है जी, सब अच्छा है? ओके ब्रो, बस सर अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, बस ये आखिरी सफ़ा बचा है। इसके बाद इसकी एक दो छोटी छोटी बातें करते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे जाते हैं लॉसेस के। पढ़ो मेरा भाई पढ़ो। अच्छा एक काम करें, ये वाला पढ़ने से पहले ना, ये पढ़ने से पहले आप ना कोई भी न्यूमेरिकल का सोल्यूशन ना पास पेपर का ज़रा ओपन कर लें अपने पास। आखिरी सोल्यूशन ओपन करना है आपको ना, ज़रा एक दो चीज़ें बतानी है, बल्कि मैं ही आपको बता देता हूँ यहाँ से। सर सफ़ा नंबर मुझे भी बता दें। कौन सा सवाल नंबर ओपन किया आपने? पास्ट पेपर का किया ना? चले बस ठीक है सर, ये काम मेरा हो गया यहाँ पे, जब सवाल नंबर 1 से भी हो रहा है। बस ठीक है सर, आप एक काम करें, पढ़ना शुरू करें। जी सर पढ़ें। Definitions. डेफिनेशंस। Residual input tax is the tax paid on raw materials, components and capital goods being used for making both taxable as well as exempt supply. सर जी वर्किंग वन के अंदर हम एक इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं जो कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सबके लिए इस्तेमाल होता है। वर्किंग वन में वही होता है ना सर, जो वर्किंग वन का इनपुट टैक्स होता है ना उसको कहते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स, ऐसे ही है। अब आप एक काम करें, मैं चलो बोर्ड पे ही ओपन कर देता हूं, छोड़ दें आप। ये मैंने एक अदर न्यूमेरिकल का सोल्यूशन ओपन किया हुआ है, कोई भी न्यूमेरिकल है बस देख लें। आपको पता है इसके अंदर ये देखें, ये वर्किंग वन है, दिस इज वर्किंग वन, दिस इज वर्किंग टू एंड दिस इज 3, ऐसे ही है। सर आप गौर करें कि ये जो वर्किंग वन में हमने टैक्स कैलकुलेट किया होता है, क्या वो इधर आता है? सर ये 8100 को कहते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स। क्या कहते हैं इसे? रेजिडुअल इनपुट टैक्स। तो वर्किंग वन को बोलते, ये जो वर्किंग वन में टैक्स होता है इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स। ओके आगे चलते हैं। It does not include the input on raw materials used only for making taxable as
taxable or exempt supplies. जी वो कहता है कि इसके अंदर वो वाला इनपुट शामिल नहीं है जो कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों एक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इनपुट यहां पर नहीं होगा जो सिर्फ टैक्सेबल के लिए हो या सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए हो, क्योंकि आपको पता है कि हम उसको शामिल नहीं करते। बात समझ आ गई? तो ये बात ज़हन में रखिएगा। चलें, Determination of input tax. अब आपको इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना सिखा रहा है जी। Input tax paid on raw materials purchased for only taxable supplies shall be admissible. सर जी वो इनपुट टैक्स जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए होता है वो आप माइनस कर सकते हैं। आगे चलें। Input tax paid on raw materials purchased for only exempt supplies shall not be. सिर्फ एग्जाम वाला आपको माइनस करने की इजाजत नहीं होगी जी। The input tax for both exempt and taxable supplies shall be apportioned according to following formula. सर एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल जो कॉमन इनपुट होगा आप उसको इस फॉर्मूले से क्या करेंगे? अपोर्शन करेंगे। सर अपोर्शन हम ऐसे ही करते थे, वैल्यू ऑफ टैक्स लोकल सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय। ये रेजिडुअल इनपुट क्या चीज है? सर ये रेजिडुअल इनपुट ये चीज है, ये देखिए यहां पे है, ये जो 8100 है ना, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल इनपुट। और ये जो 2957 है ना, ये देखें ये वाला, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो माइनस हो सकता है। तो टोटल इनपुट को कहते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स और जो माइनस हो सकता है उसको कहते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके ओके ब्रो, जबरदस्त हो गया। आगे चलें। An input tax claimed wrongfully because of incorrect application of formula shall be. सर अगर आपने गलत फॉर्मूले से ये अपोर्शनमेंट कर दी ना तो सारा फारिग है, आपको फिर सजा मिलेगी, आपको उम्र कैद हो सकती है। आगे चलें। Monthly adjustment of input tax shall be treated as provisional adjustment and at the end of financial year. The registered person shall make final adjustment on basis of taxable and exempt supplies made during the year. सर जी वो कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक फाइनल एडजस्टमेंट ऑन बेसिस ऑफ टैक्सेबल एंड। सर ये जो हम अपोर्शनमेंट करके एडजस्टमेंट्स ले रहे होते हैं ना वर्किंग टू में, वो यहाँ पर ये कहता है कि ये एक आर्जी एडजस्टमेंट होती है। एक ना साल के आखिर में फाइनल कैलकुलेशन बनती है जिसमें आप फाइनल ये चेक करते हैं कि कौन कौन सा इनपुट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ और वो एक्चुअल में कंसिडर होता है। बात समझ आ गई? तो सर यहाँ पे वो आपको ये बताना चाह रहा है बस। अच्छा ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये जो वर्किंग चल रही होती है ना बस यही होती है, लेकिन बस लिखा हुआ है कानून में कि साल के आखिर में वो आपसे एक और कैलकुलेशन जो है वो मांगेगा। तो ठीक है सर कर लीजिएगा, क्या हो सकता है। ठीक है चले जी, डन हो गया। अच्छा जी अब ठीक है ये भी हो गया हमारा। अब कुछ एक दो चीज़ें हैं सर जो कि हमारी रह गई थी, मैं ज़रा आपको वो टाई करा दूं। बाकी इनकम टैक्स में से मैंने चैप्टर 12 एओपी की 2 लाइनें आपको बता दी थी, ठीक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ना हमने एक दो जुमले छोड़े हुए। सर ये बात हो गई थी आपसे, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में था हाउएवर फॉर क्लेमिंग रिफंड, ये हमने नहीं पढ़ा। ओके ये अगर आप देखेंगे ना अपनी किताबों में तो ये मैंने छुड़वाया हुआ है। ओके आइए इसको देख लेते हैं। अब चूंकि आपको जो एक्सपोर्ट के केस में आपको पता है कि रिफंड मिलता है, ऐसे ही है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि दो तरह से एक्सपोर्ट हो सकती है, एक हो सकती है खुद बनाकर एक्सपोर्ट करना और दूसरा होता है यहां कहीं से बनी बनाई चीज लेकर तो एक्सपोर्ट करना। अब जो बंदा मैन्युफैक्चर करके बनाकर एक्सपोर्ट करता है ना उसको कुछ ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या ज्यादा बेनिफिट्स हैं बस छोड़ दें उसे, बस समझ लें उसको ज्यादा फायदे हैं। जो खरीद कर आगे एक्सपोर्ट करता है ना उसको बेनिफिट कम है। अब लोगों ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने ना यहां से चीजें ली रॉ मटेरियल, किसी और से बनवाई और एक्सपोर्ट कर दी और कहा देखें सर हमने तो बनाकर बेची हैं, हमें भी फायदे दिए जाएं। तो लॉ ने कह दिया कि सर जी सॉरी, रिफंड हासिल करने के लिए सिर्फ उस शख्स को मैन्युफैक्चरर माना जाएगा जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसकी अपनी फैक्ट्री है। ये बनवा के जो तुम एक्सपोर्ट करते हो ना, सॉरी तुम्हें बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। पहले अपनी फैक्ट्री लगाओ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करो, फिर हम तुम्हें फायदा देंगे, अदरवाइज तुम्हें हम फायदा नहीं देंगे। क्लियर होगी बात? आज ये बात भी पता लग गई। आगे चलते हैं। एक ना जुमला हमने सप्लाई की डेफिनेशन में भी छोड़ा हुआ है।
अगर आप लोग सप्लाई की डेफिनेशन में आए, पॉइंट नंबर सी लास्ट मिलेगी 576 पे, 576 पे पॉइंट नंबर सी मिल गई लाश। ओके सर जी, पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर डी रजिस्ट्रेशन। सर गौर करें, हमने डी रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया था। लेट्स अज्यूम आपने जनवरी 2026 में ना कुछ चीजें खरीदी और उस पर इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया। 50 करोड़ की वो चीजें थी और उसके ऊपर मिसाल के तौर पे 9 करोड़ का इनपुट टैक्स था, आपने क्लेम कर लिया, माइनस कर दिया। मार्च के महीने में आपने डी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दी, ये वाली चीजें भी सेल नहीं हुई, ये भी आपके स्टॉक में ही पड़ी हुई हैं। जारी बात है, सेल होंगी तो आउटपुट होगा ना, सेल नहीं हुई। अब आपने मार्च के महीने में डी रजिस्ट्रेशन करा ली और अप्रैल में ये चीजें बेच दी, क्या आप इस पे आउटपुट लगाएंगे? दोबारा सुने, जनवरी के महीने में आपने चीजें खरीदी 50 करोड़ की, उसके ऊपर आपने 9 करोड़ का टैक्स पे कर दिया। फरवरी या मार्च में जाके आप डी रजिस्टर हो गए। अब डी रजिस्टर बंदा तो निकल गया ना, अब वो 100 वाली चीज 100 की बेचेगा ना, 118 की थोड़ी। अप्रैल में जाके आपने चीजें बेच दी, यही वाली, आउटपुट लगाएंगे? आउटपुट नहीं है, लेकिन इनपुट तो आप जनवरी में ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, गलत बात नहीं हो गई? इसलिए लॉ ने कह दिया कि जब तुम मेरे पास डी रजिस्ट्रेशन करवाने आओगे ना, उस वक्त तुम्हारे पास जितना भी टैक्सेबल स्टॉक पड़ा होगा ना, मैं तुम्हें कहूंगा कि ये आज ही सेल हो गया, आज ही इसके ऊपर आउटपुट टैक्स पे करो और कहानी खत्म कर दो। तो इनपुट भी माइनस हो चुका होगा, आउटपुट भी दे देंगे, नॉक ऑफ, खत्म। तो सर डी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास जो भी टैक्सेबल स्टॉक पड़ा होगा वो भी सेल की डेफिनेशन में आएगा, वो भी सप्लाई है। ठीक होगी बात? कोई सवाल? एक पॉइंट और रह गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। पार्ट पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने करा दिया था ना ये वाला पॉइंट, ये पार्ट पेमेंट तो हो गया है, ये मैंने आपको करा दिया था। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में ना एक रिटेल टैक्स का पॉइंट है, इसे काट दें, पॉइंट नंबर 13, इसे फारिग कर दें, आखिरी पॉइंट होगा, बस उड़ा दें इसे। ले सर मेरे ख्याल में अब किताब की तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल, अगर कोई रहती है तो बताएं। हाँ बिल्कुल वो रहता है, चलें उस पर भी बात करते हैं। यहां तक ओके है, अदर सोर्स पे आ जाए। अच्छा उस पर एक पॉइंट नहीं रहता, ठहरे मुझे समझ आ गई है, वर्ड रहता है वो कैश का, मैंने कहा था कि कैश पे बात नहीं करनी अभी। ओके सर वो ये पॉइंट था, ये मैंने क्वेश्चन मार्क इस पे भी लगाया हुआ है। ले सर अदर सोर्सेज अगर आपको याद हो या ना याद हो, हमने दूसरे जन्म में बात की थी, अभी हमारा कोई 48वां जन्म है। वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर आपने कैश किसी से गिफ्ट ले लिया तो वो क्या कंसिडर होगा? वो क्या कुछ है, क्या कंसिडर होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रॉपर्टी बगैर कंसिडरेशन के या कोई भी चीज बगैर कंसिडरेशन के किसी से ले लेंगे तो वो भी अदर सोर्सेज था, ये भी पढ़ा था। लेकिन अगर रिश्तेदारों से लेंगे ना तो फिर वो नहीं है। ये बात आपको समझ आई थी? अच्छा सर यहां पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट समझ आ गया ना पहले? अब वो कहता है कि एनी अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट, वो भी अदर सोर्सेज है। तो सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये कहता है कि किसी से आपने कोई भी अमाउंट, ये लिखा हुआ है, किसी से आपने कोई भी अमाउंट ली एज अ गिफ्ट, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। जबकि सर जी ये वाला पॉइंट कहता है ये कि अगर आपने गिफ्ट किसी ऐसे शख्स से लिया जिसके पास एनटीएन वगैरह नहीं है तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, अगर आपने चैनल को छोड़ा। देखें अब दोनों को लिंक करते हैं। ये पॉइंट कहता है कि अगर गिफ्ट देने वाले के पास एनटीएन है तो आप पैसे क्रॉस चेक के थ्रू या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर से ले सकते हो। आप बिल्कुल गिफ्ट लें, कोई टेंशन नहीं है, ना इस पॉइंट के तहत इनकम में ऐड होगा ना ही इस पॉइंट के तहत इनकम में ऐड होगा। ओके आगे चलते हैं। आपने किसी ऐसे शख्स से गिफ्ट लिया जिसके पास एनटीएन नहीं है, क्रॉस चेक के थ्रू, ना इस पॉइंट के तहत ऐड होगा ना ही इस पॉइंट के तहत ऐड होगा। हां अगर आपने किसी से गिफ्ट कैश में ले लिया, दोनों सूरतों में, या अगर एनटीएन नहीं है और आपने बैंकिंग चैनल से ले लिया तो इस पॉइंट के तहत भी इनकम है और इस पॉइंट के तहत भी इनकम है। मेरे ख्याल में ये दोनों पॉइंट्स ना शायद ओवरलैप हो रहे हैं।
कुछ लोग ये समझते हैं कि सर जी अगर रिलेटिव्स से कैश में गिफ्ट ले लिया तो शायद ये पॉइंट हमें बचा रहा है। ऐसे ही है, कुछ कहते हैं कि सर ठीक है पॉइंट 3 ने हमारे ऊपर शर्त लगा दी कि कैश में गिफ्ट नहीं लेना, लेकिन ये आपको कह रहा है कि अगर गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिल गया तो आपकी वो अदर सोर्स नहीं बनेगा। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने इस पॉइंट को फॉलो करना है बस। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट LA वाला पॉइंट, ये ऑलरेडी उसके अंदर मर्ज्ड है। मैं सिर्फ कैश वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। मैंने आपको पूरा साबित कर दिया है कि वहां पे भी इनकम है, वहां पे भी इनकम है। तो सर जी ये चीजें फॉलो कर लें, इनकम में ऐड नहीं होगा। इन चीजों को वॉयलेट करेंगे, और वॉयलेट कैसे होंगी? कैश में गिफ्ट या फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू। इस सिनेरियो में दोनों सूरतों में इनकम में ऐड होगा, चाहे रिलेटिव से हो चाहे रिलेटिव से ना हो, फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये पॉइंट प्रिवेल कर रहा है, शायद ये वाला पॉइंट प्रिवेल नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, मैंने इसीलिए उस वक्त आपको छुड़वा दिया था कि एम ख्वारी में पड़े रहेंगे। ठीक होगी बात? ओके होगी बात? इस चैप्टर में जी कि ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा है ये? वेयर एनी इंटरेस्ट नेशनल सेविंग डिपॉजिट, हाँ, ये तब एनटीआर में आएगा जब ये वाली कंडीशन पूरी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो NTR FTR वो तो उसने ट्रीटमेंट बताया हुआ है ना, टैक्सेशन इन कवानीन के मुताबिक होगी। और एक सैलरी में भी था। हाँ बताएं कौन सा, अगर मेरे से कोई मिस हुआ तो बताएं। सैलरी में कौन सा था? कौन सा? वो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा था काट छोड़ दें उसे, दफा करें उसे। और वैसे वो आपने न्यूमेरिकल्स में कर भी लिया हुआ है कि अक्सर आपको बैंक से जब इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है ना, तो उस पर डिडक्ट हुआ होता है, ज़कात भी डिडक्ट हुई होती है। जी सर सैलरी में क्या है? ज़कात को, हाँ वो ऐड करके तो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस कर देना ज़कात को। ज़कात को ओहो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे तो कर सकते हैं ना, किया भी हुआ है। जो एम्प्लॉयर ने काटी हुई है, कल मैं क्वेश्चन कर रहा था उसमें एम्प्लॉयर ने ज़कात काटी हुई थी, उसको पहले फाइनल की इनकम में ऐड करके तो बाद में टोटल में से माइनस कर देंगे टोटल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी चैप्टर 6 वाला, हाँ वो 6 वाला भी कर लेते हैं। चैप्टर 6 पे आइए, ये वाला पॉइंट ऐसे ही है। अच्छा सर ये आपको याद होगा डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस 15 लाख की अगर टैक्सेबल इनकम हो तो आपका, अच्छा एग्जांपल सुने, आपकी लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपया महीने की सैलरी है, साल की कितनी बनी? 12 लाख की सैलरी बनी, 12 लाख की टैक्सेबल इनकम। इसमें से जब आप टैक्स की बात करेंगे तो मैं आसानी के लिए कह रहा हूं 1,20,000 टैक्स बनता है, और ये आपने हुकूमत को पे कर दिया। अच्छा अब लेट्स अज्यूम एम्प्लॉयर आपको लाख रुपया सैलरी पे करता है और 10,000 टैक्स काट लेता है, आपको 90 देता है वो, तो आप क्या करेंगे? टैक्स लायबिलिटी 1,20 निकालेंगे, इसमें से लेस कर देंगे टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, तो नेट आपका कितना आ जाएगा? 0। यही कहानी बनती है ना? ओके अच्छा लेट्स अज्यूम आपकी 12 लाख टोटल सैलरी है, टैक्सेबल इनकम भी 12 लाख है। ओके हमने ना किसी स्कूल के बच्चे की फीस पे की हुई है और उसकी बेस पे ना हमें डिडक्टेबल अलाउंस मिल गया है 50,000, हो सकता है ना ऐसे? अब जब 50,000 हमें डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा ना तो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी 1150, और जब हम टेबल पे जाएंगे ना 1,20 नहीं बनेगा, लेट्स अज्यूम 105 बनेगा, मैं मिसाल ले रहा हूं, टैक्स लायबिलिटी 1,05,000 बनेगी। कटा कितना होगा? 1,20, वो तो हर महीने 10,000 काट ही जा रहा है, और 15,000 आपका बन जाएगा रिफंड FBR से। अब आप गए अपने एम्प्लॉयर के पास और कहा सर देखें आप मुझे लाख रुपया सैलरी पे करते हैं, लाख रुपए में से आप 10,000 महीने का टैक्स काट लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि मैंने ना बच्चों की स्कूल फी पे करनी होती है और उस पर ना मेरा डिडक्टेबल अलाउंस माइनस होता है, तो मेरी ना टैक्सेबल इनकम साल की कम हो जाती है, और उस हिसाब से ना मेरा टैक्स बनता है 1,05,000, आप पूरे साल में काट लेते हैं 1,20,000, तो 15,000 का ना रिफंड आ जाता है। तो मेहरबानी करें आप साल का ना टैक्स 15,000 कम काटा करें, बात समझ आई, ताकि एंड पे 0-0 हो जाए। लॉ ने एम्प्लॉयर को कहा है कि टैक्स काटते हुए अलाउंस शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स रिडक्शन। एम्प्लॉयर तुमने 10,000 ही काटना है, तुम इसकी बातों में मत आना,
इसका कोई रिफंड बंद रहा 15,000 का, ये मेरे से डायरेक्ट आके ले ले, तुमने पूरा काटना है। तो यहां पे लॉ मेकर एम्प्लॉयर को कह रहा है कि जब तुम एम्प्लॉय की सैलरी में से टैक्स काटोगे तो तुमने अलाउंस को कंसिडर नहीं करना। तो ठीक है सर, नहीं करेंगे आप। बात समझ आ गई? तो ये पॉइंट था। कोई सवाल? ऑल ओके? पूरी किताब खत्म हो गई, जबरदस्त हो गया जी। अलाउंस अलाउड होगा बिल्कुल। एम्प्लॉयर ज़कात नहीं काटता। ओहो, डिविडेंड एम्प्लॉयर थोड़ी होता है, वो तो किसी कंपनी से मिलता है आपको, दूसरी कंपनी से, और वो लिस्टेड कंपनी से मिलता है। लिस्टेड कंपनी के पास इख्तियारात होते हैं, एम्प्लॉयर के पास नहीं होते। हाँ, वो कर सकते हैं क्योंकि वो एज पर ज़कात एंड नशर ऑर्डिनेंस ही समझी जाती है। और जो मैंने आपको अदर सोर्सेज में पॉइंट कटवाया ना, वो भी यही है कि प्रॉफिट ऑन डेट जब बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है ना, तो अक्सर उसमें से भी ज़कात माइनस कर देता है। वो भी आप माइनस कर सकते हैं एज अ डिडक्टेबल अलाउंस जी। तो जी अगर हम किसी पब्लिक कंपनी में लिस्टेड में काम कर रहे हैं और उससे हमें हाउस के लिए लोन ले लिया, वो इंटरेस्ट फ्री है, जी तो उस पे टैक्स क्रेडिट तो फिर भी मिलेगा? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये सवाल पे है 357 पे है। हाँ बिल्कुल करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे, सारा कुछ होगा, 200% होगा। क्या बात? ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स में कौन से वाला पढ़े जरा? वो पेनल्टीज वाला? नहीं, ये तो मैंने आपको चैप्टर 15 के साथ पढ़ा दिया था। चैप्टर 15 का टेबल नहीं था, सेम वही है, वही है सेम, वो मैंने बता दिया था। अब इतना भी तो ना वो माइक किधर है? बोल हेलो। ओके, पता लगे पूरी रीडिंग ऑनलाइन वालों तक पहुंची नहीं है, सारा बेड़ा कर को जाना। चले आगे चले, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 357 पे मिलेगी आपको सवाल नंबर 11 की लाश। लेवल चेक करें आप असलम साहब का। असलम इज अ रेजिडेंट टैक्स पेयर हु ऑपरेट्स हिज बिजनेस फ्रॉम लाहौर एंड पेरिस। इन अगस्त 2014 ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू ब्रांच इन बर्लिन। सर पेरिस कहां पर है? हो माशाल्लाह, और बर्लिन कहां है? जर्मनी में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिजनेस लाहौर, पेरिस, बर्लिन। आगे चल। सॉरी अबे ओ बर्लिन की गल नहीं हो रही, तू अपने मनी आइस पे पहुंचा हुआ है। तेने तुम प्रोफेसर, इधर वी बोथ लूज और वी बोथ डाई। ओके आगे चलें। लाहौर, पेरिस और बर्लिन। लाहौर में भाई साहब की इनकम है 29, पेरिस में है 46, बर्लिन में है -15। हो लॉस हो गया बर्लिन में। एडवांस टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज। लाहौर में 10, पेरिस में 5, बर्लिन में 3। आगे चले। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नेट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 3,027,000 इन पेरिस। कैरी फॉरवर्ड लॉस पेरिस में 55 और कैपिटल लॉस पेरिस में 6। सर फॉरेन लॉसेस है ये? ओके। द फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्लिन हैव बीन चार्ज। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत आदमी है। वो कहता है कि जी बर्लिन के खर्चे लाहौर में चार्ज हो गए हैं। हो यार जबरदस्त। सैलरीज 5 मिलियन की, रेंट एक्सपेंस 7 मिलियन का। आइए सर सवाल करते हैं, आपकी निगाहें रहेंगी उस जगह पे जहां पे सवाल हो रहा होगा। ओ यार शर्म करो यार, ये क्या लिखा हुआ ऊपर? जात के पीआरसी, अच्छा जात के एफसीए, अच्छा जात के एफसीए, जात के पीआरसी और एफसीए से बातें। फेयरवेल। अबे सवाल किधर कर रहे हैं? अबे यार इस पे नहीं होता ना। अच्छा चलो कोशिश करते हैं। तुझे ओ नहीं यार ठीक है खैर। अच्छा जी कोशिश करते हैं, बोर्ड पे देखें। देखें सर सबसे पहले आप गौर करें तो लाहौर की इनकम है 29 मिलियन। तो सर लेकिन लाहौर और बर्लिन दोनों में ना कुछ गलतियां हैं, आइए पहले इसको ठीक करते हैं। सर लाहौर की इनकम नजर आ रहा है सर? सर लाहौर की इनकम है 29 और बर्लिन में पहले ही लॉस है सर 15 का। ओके चलिए जी इधर आ जाए। सर सैलरीज 5 मिलियन की,
माइनस होनी चाहिए थी बर्लिन से, मैंने माइनस कर दी लाहौर से। क्या लाहौर में ऐड बैक कर दूं और यहां से माइनस कर दूं? सर ये अब अंग्रेजी प्लीज आप साथ लिखते जाएं, मेहरबानी करें, ताकि आपको भूल ना जाए, क्योंकि मेरे पास लिखने की जगह नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह सवाल को सॉल्व करते जाएं, ठीक है, और प्लस साथ लिखते जाएं कि सैलरी इसमें ऐड बैक हो गई और इसमें से माइनस हो गई। एक गलती हमने ठीक कर दी। और आगे वो कहते हैं कि जी रेंट एक्सपेंस जो है वो साल का बनता है 7 मिलियन। सर ये भी लाहौर से माइनस हुआ है, लाहौर में ऐड बैक कर दूं और बर्लिन से माइनस कर दूं। क्या आपको ये बात समझ आती है? ओके सर बताएं लाहौर की सही वाली इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या बनी? कितनी बनी? 41। और बर्लिन का लॉस कितना बना? 70। अच्छा 27। ले सर, एक लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक फॉरेन लॉस। समझ आ गई? ओके आगे चलते हैं। अब सर जी सवाल का अगर चेहरा बनाने की कोशिश की जाए तो सर ये देखें कुछ ऐसे बनेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान सोर्स इनकम, सर 41 आ गया। ओके उसके बाद आए पेरिस। पेरिस में तो मेरे ख्याल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्या ख्याल है? तो सर आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, सर गलती कर दी ना फिर, इनकम फ्रॉम बिजनेस पेरिस कुछ नहीं होता, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स इनकम होता है। मेरे लिए पेरिस भी फॉरेन है, मेरे लिए बर्लिन भी फॉरेन है। तो सर अगर मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स इनकम की वर्किंग बनाना चाहूं तो सर पेरिस में मुझे 40 का ये प्रॉफिट नजर आ रहा है, ये देखें ये, और सही वाला लॉस ये देखें मैंने अभी कैलकुलेट किया। क्या मैं इसमें से बर्लिन का लॉस माइनस कर सकता हूं? आप कहेंगे सर लॉस तो फॉरेन का माइनस हो ही नहीं सकता। सर ये माइनस करना नहीं होता, ये तो मैंने सेट ऑफ किया आपस में बस, ये तो भी कैलकुलेट कर रहा हूं किसी में प्लस। सर अगर बर्लिन में 27 पॉजिटिव होता तो मैं 67 ना कर देता इसे। तो ये तो मैं अभी बिजनेसेस को सबको नेट ऑफ कर रहा हूं कि पता लग जाए बाहर के मुल्क से मुझे फॉरेन लॉस आया है कि फॉरेन प्रॉफिट आया। तो सेम हेड्स को आपने क्लब कर देना है, ये मैं क्लबिंग कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो ये सेट ऑफ करना नहीं। आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, आपने तो फॉरेन लॉस को फॉरेन गेन में से एडजस्ट कर दिया। नहीं सर ऐसा नहीं किया मैंने, तो अभी क्लब किया, अभी तो मैं अपनी इनकम्स को टोटल कर रहा हूं। तो टोटल करके पता लगा कि मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स इनकम 13 की है। ओके कितने की है? 13 की है। और इसमें से देखें मुझे एक फॉरेन लॉस भी नजर आ रहा है, और मैंने ये बात पढ़ी थी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन लॉस करंट ईयर में एडजस्ट नहीं होता, बल्कि कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड में से माइनस होता है। तो ये पिछले साल का कोई लॉस पड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसे कैरी फॉरवर्ड कर लूं और इसको सेम हेड में से माइनस कर दूं? सर मैंने कर दिया माइनस, कोई मसला, कोई दुविधा? सब अच्छा है? तो सर जी देखें ये बाहर जीरो हो गया, जीरो हो गया, सारा कुछ एडजस्ट हो गया, और बकाया 42 आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले साल के लिए। अगले साल फॉरेन बिजनेस में इनकम आएगी तो एडजस्ट कर लेंगे। ओके अच्छा और क्या रह गया? पेरिस की इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पेरिस की इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉरेन सोर्स। सर देखें उसने कहा है, ये देखें ये मैं आपको बताता हूं, 27 है सर, ये नजर आ रही है 27, और वो कहता है कि ये 27 जो है ना 3 मिलियन का टैक्स काट के है। तो सर क्या हम टैक्स माइनस करते हैं? टैक्स तो हम माइनस करते ही नहीं है, हमें तो टैक्स माइनस करने की इजाजत ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो इसने 3 माइनस किया हुआ ना गलत किया हुआ है। 27 में 3 ऐड बैक करें, ये असल में 30 बनता है, ये 30 है सर, दिस इज 30। बात समझ आती है? ओके आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज वो क्या कहता है? नेक्स्ट चीज वो ये कहता है कि बस ठीक है मेरे ख्याल में, अच्छा हाँ फॉरेन कैपिटल लॉस भी है 6 का, नजर आ रहा है? ये एडजस्ट कर दें इसमें से, और ये 24 आ गया। ले सर चेहरा बन गया। तो फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस सारा सेट ऑफ हो गया, और फॉरेन कैपिटल 30 - 6 24 आ गया, और पाकिस्तान सोर्स तो वैसे आ गई। अब सर आगे ये जो इतने सारे टैक्सेस टुक्सेस कटे हुए, इसका क्या करना है? सर जो टैक्स पाकिस्तान में कटा हुआ है ना 10 का, ये तो न्यूमेरिकल के आखिर में जाके माइनस हो जाएगा लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड की कैटेगरी में। ठीक है, और बाकी जो 2 आपके बन गए हैं उस पे आपको मिल जाएगा टैक्स क्रेडिट। सर देखिए ये जो 5 मिलियन है ना, 5 मिलियन आपने बिजनेस पे पेरिस में पे किया, नजर आ रहा है? ये देखें
ये, और बर्लिन में 3 पे किया, आपने ये 8 मिलियन का टैक्स ना बाहर पे किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है आप इस पे टैक्स क्रेडिट कर लेते, लेकिन आपकी नेट फॉरेन सोर्स इनकम है ही जीरो। तो जब आप इस पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकालेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। याद है एक सवाल पहले भी हमने किया था ऐसे, जीरो आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इस पे 3 मिलियन जो आपने बाहर के मुल्क में पे किया है, इस पे आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो बस इसके नीचे इस पे टैक्स निकालें और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉरेन सोर्स का टैक्स क्रेडिट निकाल के माइनस कर दें, और जो पाकिस्तान में कटा हुआ है वो तो एंड पे जाके स्ट्रेट माइनस हो जाता है। तो याद रखिएगा, बाहर के मुल्क में अगर टैक्स पे किया हो तो वो टैक्स क्रेडिट मिलता है, और जो करंट मुल्क में टैक्स पे किया हो उस पे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, वो न्यूमेरिकल के एंड पे जाके टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड वाले हिस्से में से माइनस हो जाता है। सर ये जो फॉरेन टैक्स पे है इसको कैरी फॉरवर्ड में ना होगा इसका जो फॉरेन टैक्स जो पे किया हुआ है? नहीं, फॉरेन टैक्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर जो मेरा बिजनेस का लॉस गालिबन 42 का रह गया ना, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर कोई सवाल? अब सर मुझे बताएं, मैं बिजनेस का सवाल किधर करूं? मैं एक दो कर सोच रहा था, एक काम कर सकते हैं, पता नहीं अब आप उस पर मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी। हाँ सुने एक सेकेंड, मैं यही सोच रहा हूँ कि अब तो आगे 4 दिन ऑफ है, 9 तारीख को कैंपस पक्का उधर शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे मेरी क्लास होती है सुबह 7:30 से 8:30, फिर होती है 10:30 से 11:30, तो बीच में मैं 2 घंटे फ्री होता हूँ। तो अगर मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग करा के आपको मंडे को भिजवा दूँ तो क्या काम चल जाएगा? कोई 1-2 दिन, क्योंकि बिजनेस का ज़्यादा आप लोग मसला कह रहे हैं और बिजनेस में मुझे भी थोड़ी सी कसर मुझे लगता है रहती है, तो अगर मंडे तक आप गुजार लें 3-4 दिन, तो मैं आपको कोई 2-3 सवाल ना उस दिन करवा के तो ऑनलाइन भिजवा सकता हूँ। इस तरह कर लें, काबिल कबूल है। हाँ अगर वैसे किसी ने आना हो तो 100 बिस्मिल्लाह, एक आधा आ ही जाए, कैलकुलेशन ही करा देगा और ना मैं टीए को बिठा लूंगा क्लास में। ठीक है, आपकी मर्जी है, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग अब घरों को निकल जाए, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो उमर साहब की क्लासेस भी 9 को वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्योंकि वो भी देख रहे, ऐसा ना हो कि आप इधर आए फिर उधर जाएं। मंडे को यही अच्छा मंडे को ही है, नहीं फिर मैं फिर उधर रिकॉर्ड करा लूंगा, देख लेंगे, करा देंगे। एओपी बिजनेस, एओपी करा दूंगा तो बिजनेस भी हो जाएगा, एओपी का भी करा लेंगे, एओपी से ही बिजनेस कवर कर लेंगे, यूं भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक होगी बात, सब अच्छा है? कोई सवाल? अहमद भाई? हाँ बल्कि ठहर जाए, बल्कि सॉरी एक बात तो रह गई, माफ़ी मांगनी थी आपसे सर, पूरे सेशन में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो सर उसके लिए माफ़ी। मेरी आदत है बस को जिंदा रखने के लिए ना थोड़े बहुत अल्फाज अदा करने पड़ते हैं, तो किसी को अगर कोई बुरा लग गया हो, किसी को मैंने जाने अनजाने में कह दिया हो, किसी को फनकार कह दिया हो, किसी को कुछ कह दिया हो, तो माजरत उसके लिए। तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल खुश रहें, बहादुर बन के जाइएगा और बहादुरी से पेपर कीजिएगा, बस इतनी सी बात है। और ये 1 महीना ऐसे पढ़ लें कि आपको, सॉरी 1 महीना जाग लें, ये अगले 6 महीने दोबारा जागने से बहुत बेहतर है। ठीक है, तो बस आपसे यही गुजारिश है। अच्छा नंबर आप सबके पास है मेरा, किसी के पास ना हो, कोई भी सवाल अगर पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, कोशिश करूंगा पेपरों के बाद तक जवाब दे दूं। सवाल की पिक्चर, सवाल का जो सोल्यूशन है वो भेजना है तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। प्लीज पिक्चर ऐसे मत भेजिएगा, सर ये देखिए ये सवाल है और ये इसकी पिक्चर, प्लीज। और ये भी जरा कि ये मैसेज 6 लोगों को भेजें वरना कल सुबह आपकी आंख नहीं खुलेगी, ये भी जरा इज्तनाब कीजिएगा। और जूम मीटिंग इंशाल्लाह रखनी है मैंने, एक रखा करेंगे, आखिरी वीक में 1-2 रख लेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी जो मसाइल है ना वो साथ साथ होते जाएंगे। तो प्लीज़ ज़रा पढ़ लीजिएगा और यही मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक है सर, खुश रहें और भाग जाएं यहाँ से।